चले बेटा, हम लोग एक नया टॉपिक अपना स्टार्ट करें। है ये भी थ्योरी ऑफ डिमांड का, है ये भी थ्योरी ऑफ डिमांड, बट एक नया टॉपिक है। और आज हम लोग इंशाल्लाह फोकस करेंगे इन डिफरेंस कर्व के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बजट लाइन और इक्विलिब्रियम के ऊपर फोकस करेंगे। बेटा यहाँ पे आइएगा, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत एएस का याद हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज पढ़ी है। ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू इंफिनिटी, इक्वल्स टू जीरो। यहां पर मैं एक रेफरेंस आप लोगों को देना चाहूंगा। जो वैल्यू थी पीईडी इज इक्वल्स टू -1, और वो क्या वैल्यू थी आपकी यूनिटरी इलास्टिक। सही है। अच्छा, अब यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता था? वो था यार कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ऑलवेज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि जितने से आपके पास प्राइस बढ़ेगी, इक्वल अमाउंट से आपकी डिमांड फॉल हो जाएगी, और जितने से आपकी प्राइस फॉल होगी, इक्वल अमाउंट से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि आपके पास एक नेगेटिव रिलेशनशिप फॉर्म हो रहा था। अच्छा, और मैंने आप लोगों को ये बात भी सिखाई थी कि यार जब भी इस तरह का इक्वल चेंज हमारे पास आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, तो वाई एक्सिस पे प्राइस आ गई, एक्स एक्सिस पे अपने पास क्वांटिटी आ गई। जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है तो वो ऐसा एक हाइपरबोला बनता है। याद होगा ये केस आप लोगों को। बेटा ऐसे एक हमारे पास हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है, इसको हमने कहा जी हाइपरबोला। अब इसको आओ मैं जरा एरोस के हिसाब से प्रूफ भी कर देता हूँ। इधर आओ जरा। बेटा ये प्राइस लेवल है, इस पे आप इतना माल कंज्यूम करते हैं। ठीक है, प्राइस पी, क्वांटिटी क्यू, आप बैठे हुए हो पॉइंट ए के ऊपर। अगर आपकी प्राइसेस कम हो जाती हैं फ्रॉम पी टू पी वन, तो उसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ जाएगी फ्रॉम क्यू टू क्यू वन। ठीक है, और आप आ गए पॉइंट ए से पॉइंट बी। अगर आप गौर से देखो तो बेटा आपके पास ऑलमोस्ट इक्वल चेंज आ रहा है। ऑलमोस्ट इक्वल, 100% इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल। तो ये कर, ये प्रूव करता है कि जब भी आपको इक्वल चेंज रिप्रेजेंट करना है आप हाइपरबोला बनाओगे। ठीक है, रिलेशनशिप कैसा आ रहा था बेटा? यहाँ पर नेगेटिव आ रहा था। सही है, अब जरा मेरी बात को सुनना। बेटा हम लोग कहानी स्टार्ट करेंगे इन डिफरेंस कर्व के ऊपर। इन डिफरेंस कर्व, बेटा इन डिफरेंस कर्व निकालने वाला एक बाबा था, और उस बाबे का नाम था जॉन हिक्स। ठीक है, उस बाबे का नाम क्या था? जॉन हिक्स। अच्छा, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, नाम जरूरी नहीं है कि आप अपने आंसर में लिखो। अगर नहीं आता तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर इट्स नॉट गेटिंग कनेक्टेड। मायरा क्लास में नहीं है क्या? मायरा, जॉन, एक सेकंड रुकिएगा यार, मैं इसको जरा लिंक शेयर कर दूं वापस से। एक सेकंड यार, इसमें इसको जरा लिंक भेजूं, बेचारी वेट कर रही है। मीटिंग। नसीम, मायरा को लिंक वापस सेंड करो, वेट कर रही है वो। हाँ जी। तो बेटा हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे कि यार ये जॉन हिक्स मेथड है, एक बाबा था, और जॉन हिक्स ने ये कहानी निकाली कि यार एक टर्म होती है जिससे हम लोग कहते हैं इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सही है। अब इनडिफरेंस कर्व में होता क्या है? इनडिफरेंस कर्व जो है वो आपकी ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच है। ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि हम लोग दो गुड्स को कंपेयर करते हैं, और सेम केस हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं कि हम लोग दो गुड्स को कंपेयर करते हैं। इनडिफरेंस कर्व क्या मेजर करती है बेटा? इनडिफरेंस कर्व मेजर करती है आपकी सेटिस्फैक्शन।
इन डिफरेंस कर्व बेटा क्या मेजर करती है? वो मेजर करती है आपकी सेटिस्फैक्शन, आपकी विलिंगनेस। और विलिंगनेस किस हिसाब से? ऑर्डिनलिस्ट अप्रोच के हिसाब से, यानी कि बेटा दो गुड्स के हिसाब से। किस तरह मेजर कर रही होती है? दो गुड्स के हिसाब से। भाई देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप गुड वाई खरीद लो, या तो आप गुड एक्स खरीद लो। ऐसा ही है। अगर बेटा गुड वाई खरीदोगे तो गुड एक्स नहीं खरीदोगे, और अगर गुड एक्स खरीदोगे तो गुड वाई नहीं खरीदोगे। सिंपल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाली बात है ना यहाँ पे। तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, आपके पास गुड वाई में और गुड एक्स में कैसा रिलेशनशिप आ चुका है? नेगेटिव रिलेशनशिप आ चुका है। ठीक है, गुड वाई और गुड एक्स में हमारे पास नेगेटिव रिलेशनशिप आ चुका है। अब बेटा बात सुनना, इन डिफरेंस कर्व मेजर करता है आपकी सेटिस्फैक्शन, यानी कि इन डिफरेंस कर्व क्या मेजर कर रहा है? आपके यूटिल्स। क्या मेजर कर रहा है? आपके यूटिल्स मेजर कर रहा है। याद करें, सेटिस्फैक्शन कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। उसके लिए एल्फ्रेड मार्शल ने एक इमेजिनरी यूनिट बनाया था जिसका नाम था यूटिल। सही है। तो इन डिफरेंस कर्व इज यूज्ड टू कैलकुलेट योर सेटिस्फैक्शन लेवल दैट यू रिसीव बाय कंज्यूमिंग गुड वाई और गुड एक्स। अब बात सुनो बेटा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है, indifference curve shows the combination of output, the combination of output that yields same level of satisfaction, that yields same level of satisfaction, whereas the consumption bundle, the consumption bundle at which consumer operates, at which consumer operates is different। क्या मतलब है भाई, जरा समझना। बेटा इन डिफरेंस कर्व आपको बोलता है कि ये आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल मेजर कर रहा है। जितने से y की सेटिस्फैक्शन कम होगी, इक्वल अमाउंट से x की सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। जितने से x की सेटिस्फैक्शन कम होगी, उतने अमाउंट से y की सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। तो बेटा कर्व यहाँ पे कैसा बनना चाहिए आपका? हाइपरबोला जैसा। अब यहाँ पे जरा डायग्राम को देखना है इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व की डायग्राम कैसे बनेगी? बेटा y एक्सिस पे आ जाएगा आपके पास गुड y, और एक्स एक्सिस पे आ जाएगा आपके पास गुड एक्स। क्योंकि बेटा ये दोनों तरफ से मुझे इक्वल चेंज को रिप्रेजेंट करवाएगा, तो मेरा कर्व कैसा बनना चाहिए? मेरा कर्व बन जाएगा ऐसा एक हाइपरबोला। ठीक है, ये मेरे पास आ गया आईसी, ये मेरे पास आ गया आईसी, इन डिफरेंस कर्व, हाइपरबोला। भाई फॉर एग्जांपल, मुझे यहाँ पे मिलते हैं 50 यूटिल्स, मैं इस कर्व पे कहीं भी ऑपरेट कर लूं, मुझे 50 यूटिल्स मिलेंगे। कहीं भी ऑपरेट करने से मतलब कि मैं कितना भी गुड वाई खरीद लूं या मैं कितना भी गुड एक्स खरीद लूं, मुझे कितने यूटिल्स मिलेंगे? 50 यूटिल्स मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं इतना गुड वाई ले रहा हूं और मैं इतना गुड एक्स ले रहा हूं। ठीक है, ये गुड वाई आ गया, ये गुड एक्स आ गया। अब डेफिनेशन पढ़ो, shows the combination of output, combination का मतलब two goods, combination of output that yields same level of satisfaction, जो कि थ्रू आउट मुझे इक्वल चेंज रिप्रेजेंट करवाएगा। whereas the consumption bundle at which consumer operates is different। कंजम्पशन बंडल का मतलब क्या है? कंजम्पशन बंडल का मतलब समझना कि बेटा मैं पहले पॉइंट ए पे था, इतना वाई ले रहा हूँ, इतना एक्स ले रहा हूँ, मैंने वाई को कम कर दिया और मैंने एक्स को बढ़ा दिया। तो बेटा मैं जितने से वाई कम करूंगा, जितने से वाई कम करूंगा, उतने से ही मेरे पास एक्स बढ़ जाएगा इक्वल अमाउंट से। जितने से मैंने वाई कम किया, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट से मेरा एक्स बढ़ गया। अब फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं 25 यूटिल्स गुड वाई से लेता था और 25 यूटिल्स गुड एक्स से लेता था। अब बेटा मैंने क्या किया, वाई को कम कर दिया, मैं वाई से 15 यूटिल्स ले रहा हूं, वाई से 15 यूटिल्स ले रहा हूं। क्योंकि बेटा इंडिफरेंस कर 50 का है, तो मुझे एक्स से कितने मिल रहे होंगे? 35 मिल रहे होंगे। कहने का मकसद ये है कि कंजम्पशन बंडल, ये बॉक्सेस आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बट इन दी एंड आपको यूटिल्स हमेशा कितने मिलेंगे? 50। ठीक है, the consumption bundle at which consumer operates is different, these boxes can be different,
बट इन दी एंड बेटा यूटिल्स हमेशा कितने मिल रहे होंगे? 50। कोई टेंशन वाली बात, कोई मसला? एनी प्रॉब्लम बेटा, जल्दी से बताएं। तो कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, जी बिल्कुल, कंज्यूमर का प्रेफरेंस। और कोई सवाल? बेटा एक्टिव रहें, मुझे बताएं, अगर सवाल नहीं है तो नो लिखें, मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है? सर x से x1 पर मूव करेंगे तो 25 से 40 होगा ना, अगर 15 से बड़ा या फिर 35 होगा। बेटा बात सुनो ना, हम 25 से 25 था, हमें ये बराबर करना है बस, हमें ये इक्वल करना है। अगर ये 25 से 15 पे आ रहा है, यानी कि 10 से ये कम हो रहा है, कितने से कम हो रहा है? 10 से कम हो रहा है। तो ये 25 से कितने में चला जाएगा? 35 पे। ये कितने से बढ़ जाएगा? 10 से बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा था? इक्वल चेंज। क्या कहा था मैंने? इक्वल चेंज, जितने से y कम होगा उतने से x बढ़ेगा। सही है? अब इधर आओ बेटा, अब फर्दर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग एक टर्म यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बेटा MRS। शॉर्ट फॉर्म क्या है? MRS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको सब्सटीट्यूशन अफेक्ट बताता है कि आप कितने से y कम कर रहे हो तो उससे आपको कितने से x बढ़ाने को मिल रहा है। यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपको आपके रेशियोज कैलकुलेट करता है, आपके लिए आपके रेशियोज कैलकुलेट करता है। वो ये बताता है कि यार, अगर मुझे y से 30 यूटिल्स मिल रहे हैं और मुझे y x से 20 यूटिल्स मिल रहे हैं, तो रेशो के हिसाब से मुझे ऑन एवरेज कितना यूटिल y से मिला और कितना यूटिल मुझे x से मिला। तो बेटा यहां पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं रेशोज। MRS क्या बताता है आपको? MRS आपको बताता है रेशोज, कि आप कितना y की तरफ जा रहे हो और आप कितना x की तरफ जा रहे हो। तो बेटा इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा? इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन एक्स, यानी कि गुड ऑफ यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो मैं इस तरह रेशियो से निकाल सकता हूँ भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे 25 था, तो मेरे पास रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। ऐसा ही है, 1:1 का रेशियो आ गया। अगर बेटा ये 15 और 35 हो गया, तो मेरे पास रेशो उस हिसाब से आ रहा होगा। कुछ और चेंज आता है तो रेशो उस हिसाब से आ रहा होगा। बेटा कोई टेंशन, कोई मसले वाली बात? बात सुने, सर बाय नेम MRS सजेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल ओनली बी बिटवीन सब्स्टिट्यूट, इज इट ट्रू? बेटा सब्स्टिट्यूट जो दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, सिर्फ इनके बीच में होगा। सर एक्सप्लेन अगेन। बेटा वापस से सुनो। हया, यहाँ पे देखो, हमारे पास नंबर्स चल रहे हैं ना भाई। फॉर एग्जाम्पल, ये 10 है और ये 40 है, तो हमारा MRS क्या चलेगा? 10/40, यानी कि 1/4। ऐसा ही है, इस तरह का रेशियो आ गया। अगर ये 5 हो जाता है और ये 45 हो जाता है, तो हमारे पास रेशियो कैसा आएगा? 5/45। तो ये हो जाएगा 1/9। तो ये रेशियोज है, इसमें कोई ऐसी वो चीज नहीं, आप बस रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हो। तो सर अगर रेशियो ज्यादा होता तो कर्व स्टीपर होगा? नहीं, कर्व स्टीपर नहीं होगा, क्योंकि कर्व में तो इक्वल चेंज रिप्रेजेंट करना है ना। देखिए आप इस चीज को समझे कि हमें अल्टीमेटली यहाँ पे आना, अल्टीमेटली यहाँ पे आना है। नंबर्स कैन चेंज, नंबर्स कैन डिफर, ऊपर नीचे हो सकता है, बट टोटल अमाउंट हमेशा कितनी बनेगी? 50 यूनिट्स। कोई टेंशन? आया? क्लियर हो गई है बात? बेटा रेशियोज आपको ये बताते हैं, रेशियोज आपको ये बताते हैं कि आप कितने से y की सेटिस्फैक्शन कम करेंगे और उसकी अमाउंट में कितने से x की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी। ये आपको MRS बताता है। रुकिए मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ।
एक सेकंड दीजिएगा। इधर आओ, ये देखो। एमआरएस क्या कहता है आपसे? एमआरएस क्या कहता है कि is the rate at which consumer can give up some amount of one good in exchange for another good while maintaining the same level of utility। अगर मेरा रेशियो 1/4 आता है यानी कि 0.25, अगर मेरा रेशियो 0.25 आता है, इसका मतलब है कि मुझे 0.25 के अमाउंट से y कम करना पड़ेगा और 0.25 के अमाउंट से x बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं इसके लॉ को प्रूव कर सकता हूं। तभी मेरे पास 50 यूटिल्स की अमाउंट आ रही होगी, जो कि मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में कोई मसले वाली बात आया? जबरदस्त, चले। अब बेटा फर्दर आगे बात करते हैं। अब बेटा हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर। सर डिफरेंस विल बी नोन एज एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी। डिफरेंस नहीं एमयू होगा। वो तो एमयू तो आपको चल रहा है ना कि वाई से कितनी मिल रही है, एक्स से कितनी मिल रही है, डिफरेंस नहीं होगा एमयू। अच्छा, अब यहाँ पे आए बेटा, हम लोग बात करते हैं जरा टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। अच्छा, ये एमसीक्यूज में आते हैं, पेपर 3 में आएंगे, पेपर 4 में इतना टेस्ट नहीं होता। एक तो आपके पास होता है नॉर्मल, जो हम लोगों ने अभी बनाया, नॉर्मल आईसी। तो नॉर्मल आईसी क्या है कि भाई आपके पास वाई एक्सिस पे गुड वाई आ गया, एक्स एक्सिस पे गुड एक्स आ गया। सही है, नॉर्मल जो हम लोगों ने अभी बनाया कि भाई आपके पास पहला इंडिफरेंस कर्व ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, ठीक है, फिर ऐसे आ रहा है। अच्छा बेटा, एक बात को याद रखना, एक बात को याद रखना, आप जितना आगे बढ़ते रहोगे, आप जितना आगे बढ़ते रहोगे, यानी कि भाई ये आपका ओरिजिन है ना, ये आपका ओरिजिन है, आप ओरिजिन से जितना आगे जाते रहेंगे, आपकी यूटिलिटी उतनी बढ़ती रहेगी। भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 यूटिल्स थे, यहाँ पे 60 हो जाएंगे, यहाँ पे 70 हो जाएंगे, तो जितना आगे आप जाते रहोगे उतनी सेटिस्फेक्शन लेवल आपकी बढ़ती रहेगी। ये होता है नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। दूसरा इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? सेकंड। सेकंड आपके पास होता है बेटा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। अच्छा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की कहानी समझना बेटा, वाई एक्सिस पे हमारे पास गुड वाई आ गया, यहाँ पे हमारे पास गुड एक्स आ गया। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में ना आपका रेशियो हमेशा 1:1 आता है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में आपका रेशियो यानी कि आपका एमआरएस जो है, हमेशा 1:1 आएगा, इक्वल आएगा। सही है। अगर वो बढ़ता है तो वो किस तरह शिफ्ट मारेगा? वो ऐसे शिफ्ट मारेगा। अब यहाँ पे देखना जरा, मैंने जब पीछे इंडिफरेंस कर्व बनाया था, मैंने कहा था भाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलो 30 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, तो अगर मैं 30/20 लेके चलूं तो रेशियो 1:1 तो नहीं आएगा, रेशियो 1:1 तो नहीं आएगा। बेटा यहाँ पर आपका रेशियो हमेशा 1:1 आएगा, तभी जाके ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा भाई 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, हमेशा इक्वल, हमेशा इक्वल। तो 30/30 कितना होता है? 1। 25/25 कितना होता है? 1। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हमेशा इक्वल आएगा, 1:1। तीसरा क्या होता है बेटा? तीसरा आपके पास आता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहां पे जरा देखना भाई, फॉर एग्जाम्पल इधर आया आपके पास गुड वाई, यहाँ पे आया आपके पास गुड एक्स, ठीक है। भाई मैं जिम जाना शुरू हुआ, मुझे जो ये देसी ट्रेनर होते हैं या जो नए नए पुराने लड़के होते हैं, वो आपको गाइड करते रहते हैं ना, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। अच्छा भाई, मुझे एक बंदा मिल गया ऐसा, उस बंदे ने मुझे कहा कि हादी, तुम ना 1 महीना सिर्फ राइट बाइसेप ट्रेन करना, मतलब सीधे हाथ का बाइसेप लगाना, उल्टे हाथ का लगाना है। सही है। तो मैं बेटा यहाँ पे लेके चल रहा हूँ राइट बाइसेप, और यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ लेफ्ट बाइसेप। सही है, लेफ्ट बाइसेप। वो बंदा मिल गया, उस बंदे ने कहा कि हादी तुम ना 1 महीना सिर्फ राइट बाइसेप ट्रेन करते रहना, इसी को डंबल उठाते रहो, यहीं से इसी को करते रहो।
तो बेटा अगर मैं राइट बाइसेप ही ट्रेन करता रहूंगा तो रिजल्ट भी किसमें आएगा, सिर्फ और सिर्फ राइट बाइसेप। ठीक है, तो रिजल्ट भी बेटा आपका किस में आ रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ राइट बाइसेप में आ रहा होगा। अच्छा जी, फिर मैंने एक महीना लेफ्ट बाइसेप करता गया, मैं लेफ्ट बाइसेप करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, तो रिजल्ट भी किस में आएगा, सिर्फ और सिर्फ बेटा लेफ्ट बाइसेप में। तो अब बेटा सेटिस्फेक्शन किसके लिए बढ़ रही है, लेफ्ट बाइसेप के लिए। यानी कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो एक एल शेप्ड कर्व होता है। कैसा होता है, एक एल शेप्ड कर्व होता है। और बेटा अगर वो ऊपर भी जाता है तो बढ़ता भी है, तभी वो एल शेप के अंदर ही जाता है, यानी कि IC1। और वो इस तरह एल शेप में कहानी चल रही होती है। तो ये डिफरेंट डिजाइन होते हैं बेटा इन डिफरेंस कर्व के, जो आपको पता होने चाहिए। आपसे पेपर 3 में पूछ सकता है, पेपर 4 में ऐसा सच नहीं पूछेगा बेटा, कोई टेंशन। सर अच्छा सर, नॉर्मल आईसी एक्सप्लेन कर दे बेटा। नॉर्मल आईसी तो ये था ना जो आपने पढ़ा है अभी, ये नॉर्मल आईसी है। मैं ये बता रहा था कि जब वो राइट वर्ड आगे जाता रहेगा ना, जब वो आगे जाता रहेगा, तो इन डिफरेंस कर्व की यूटिल्स आपकी बढ़ती रहेंगी, बस ये बताया मैंने। तो आईसी तो आपका नॉर्मल वही है जो आपने पीछे पढ़ा था। रयान, ये बात क्लियर हो गई। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट पे आओ। भाई यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लैक पेन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लू पेन, बराबर है, दोनों की सेटिस्फेक्शन बराबर है। भाई ब्लैक पेन नहीं है तो ब्लू पेन ले लो, ब्लू पेन नहीं है तो ब्लैक पेन ले लो। समझे बात को। तो बेटा यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन आती है ना, उसका रेशियो हमेशा 1:1 होना चाहिए। पीछे वाले का रेशियो डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, तो रेशियो कैन बी डिफरेंट, सही है। बट इसका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, 1:1। ठीक है। अच्छा बेटा, जो दो बच्चे हमारे पास बांग्लादेश से हैं, आप लोगों को बेटा लेक्चर में इशू तो नहीं हो रहा क्योंकि कंप्लीट उर्दू में है। अ, नाजिम, नाजिम, नफीस सॉरी, और हसन, बेटा आप लोगों को इशू तो नहीं हो रहा कोई। चलो गुड, शाबाश, गुड, सही। तो बेटा ये हमारे पास केसेस थे डायग्राम्स के, जो आपको एमसीक्यू के हवाले से पता होना चाहिए। अब इतनी जो हमने अप्रोच पढ़ ली इन डिफरेंस कर्व की, जो कि एक बहुत ही फजूल अप्रोच है, तो इसके क्रिटिसिज्म भी आने चाहिए, इसकी बुराइयां भी आनी चाहिए। तो आइए जरा इसकी इवैल्यूएशन पे और इसकी बुराइयों के ऊपर बात करते हैं। बेटा ये फर्स्ट पॉइंट को फिलहाल आप छोड़ दें, क्योंकि ये मैं आगे जाके बताऊंगा, इसको फिलहाल छोड़ दो, सेकंड पे आओ। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस assumes that consumers are familiar with their preference, but it is not possible for a consumer to have complete knowledge of all the combination of two commodities। भाई सुनो, इंडिफरेंस कर्व कहता है कि आपके पास हमेशा इक्वल चेंज आएगा, आपके पास परफेक्ट नॉलेज है, आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं होती। भाई एक जूस है, मैं जिंदगी में पहली बार जूस पी रहा हूँ, वो वाला फ्लेवर, तो मुझे तो नहीं पता ना कि मुझे अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। इनडिफरेंस का कहता है तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जाओ खुश रहो। अब ये तो एक फजूल हाइपोथेटिकल अप्रोच हो गई ना। उसके बाद बेटा, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे अपने पास गुड बाय आता है, यहाँ पे अपने पास गुड एक्स आता है। अगर गुड जेड है मेरे पास, तीसरा गुड या चौथा गुड गुड ए है, मैं उनको कहाँ डालूं। तो बेटा ग्राफ के हिसाब से तो हम लोग सिर्फ दो ही कमोडिटीज को लेके चल सकते हैं ना। तो इन डिफरेंस कर्व के मुताबिक आप दो से ज्यादा कमोडिटी के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर सकते। तो फॉर कवरिंग लार्ज नंबर ऑफ कमोडिटीज, वन कमोडिटी से वाई हैज टू बी टेकन एज अ कंपोजिट कमोडिटी। अब यहाँ पर आप जो है वो बराबर नहीं लेके चल सकते, आपको मसला होगा यहाँ पे, आप दो से ज्यादा कमोडिटीज को लेके नहीं चल सकते। आगे, दिस एनालिसिस assumes rationality of consumer, और मैंने आपको लास्ट क्लास में वैसे ही बताया कि रैशनैलिटी वैसे ही खराब है, रैशनल कंज्यूमर वैसे ही फजूल होती है, किसी काम की नहीं होती। तो वो कहता है कि बंदा जो है वो रैशनल। फिफ्थ, इंडिफरेंस कर्व इज एन इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब कि बेटा ये सारे इमेजिनरी कर्व्स हैं भाई। अगर आप कोई भी चीज कंज्यूम करते हो, कोई खाना पीना खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो क्या आप कॉपी पेन लेके डायग्राम बनाने बैठोगे, आप ये बनाओगे ओहो भाई 7 अप से तो इतनी यूटिल मिल गई, पेप्सी से तो इतनी मिली है, क्या आप ये हरकतें करोगे, नहीं, ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच। आगे,
फिर ये कहता है कि आपके पास परफेक्ट डिविजिबिलिटी आ रही है, जो कि हमने पीछे बात की थी कि जितने से y कम होगा उतने से x बढ़ेगा, या जितने से x कम होगा उतने से y बढ़ेगा। ऐसा रियलिटी में नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि ब्लैक चॉकलेट यानी कि डार्क चॉकलेट और व्हाइट चॉकलेट ये दोनों सब्स्टिट्यूट, ठीक है, मैं या तो व्हाइट चॉकलेट खा लूं या मैं डार्क चॉकलेट खा लूं, बट बेटा दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है मुझे व्हाइट चॉकलेट से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले एज कम्पेयर टू डार्क चॉकलेट, तो वो किस तरह कह सकता है कि यार जितने से वाई कम करोगे उतने से एक्स बढ़ेगा। आगे आओ, ये माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है बेटा, ये हर बंदे के इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर काम करता है, ये ग्रुप ऑफ पीपल के प्रेफरेंस पे काम नहीं करता, ये मोहल्ले के प्रेफरेंस पे काम नहीं करता, ये इकोनॉमी के प्रेफरेंस पे काम नहीं करता, इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहा हो, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है भाई, indifference curve is not amenable to statistical investigation and empirical research as the entire analysis is based upon theoretically formulated cause effect relationship। कहता है इंडिफरेंस कर्व आपका पूरा थ्योरी बेस्ड है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसी कोई भी चीज रियलिटी में नहीं आती। अच्छा, फिर लास्ट बात कहता है कि यार इंडिफरेंस कर्व फेल्स टू एक्सप्लेन कंज्यूमर्स बिहेवियर अंडर रिस्क। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक बात बताई थी कि यार आप एक बिल्डिंग में हैं, फॉर एग्जांपल आप फोर्थ फ्लोर पे हैं, उस बिल्डिंग में आग लग गई, तो बेटा जब उस बिल्डिंग में आग लग जाएगी तो आप स्टेयर्स भी यूज नहीं कर सकते, आप लिफ्ट भी यूज नहीं कर सकते। लॉजिकली अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आप पहली बिल्डिंग पहले फ्लोर से छलांग मार दोगे, हड्डी वड्डी टूट जाएगी बट बेटा जिंदा तो बच जाओगे। अब बेटा एक बात बताओ, क्या किसी नॉर्मल सिचुएशन में आप ऐसी हरकत करोगे? नो। आप स्पाइडरमैन के बच्चे तो हो नहीं कि आप ऊपर से छलांग मार दोगे, सही है ना, आप तो नॉर्मल स्टेयर्स यूज करोगे या आप लिफ्ट यूज करोगे। बट जरूरत के तहत एक कंज्यूमर को ये चीजें करनी पड़ती हैं। अब इसके बारे में डिफरेंस कर्व ने कुछ बताया ही नहीं, समझे बेटा बात को। तो ये कुछ 8 आपको मैंने क्रिटिसिज्म बताई है डिफरेंस कर्व की, आप 4-5 भी याद कर लो, मोर देन इनफ है। आप अपने आंसर में तरीके से लिख सकते हैं, आराम से आंसर में मार्क्स गेन कर सकते हैं बेटा, कोई मसले वाली बात प्रॉब्लम्स के अंदर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सही है, फर्दर आगे बात करते हैं भाई, लास्ट केस के ऊपर बात करते हैं। अच्छा बेटा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिएगा। कहते हैं यार वाई टू indifference curves, y two indifference curves do not cross each other, do not cross each other। एक सवाल है एग्जामिनर की तरफ से, बेटा अगर आप पीछे थोड़ा सा जाओ तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, आईसी जितना आगे होता रहेगा उसकी यूटिल्स बदलती रहती है, सही है, उसके यूटिल्स चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे आओ बेटा, ये देखना, आपके पास मैं एक ही ग्राफ में दो इंडिफरेंस कर्व्स बनाऊंगा। यहाँ पे आया आपके पास गुड बाय, यहाँ पे आ गया आपके पास गुड एक्स, ठीक है। अब आपके पास दो इंडिफरेंस कर्व्स आ रहे हैं, एक इंडिफरेंस कर्व बेटा आपका ऐसे बन रहा है, ठीक है, और एक में थोड़े डिफरेंट कलर से बना लेता हूँ, एक इंडिफरेंस कर्व आपका ऐसे बन रहा है, सही है, ये दो इंडिफरेंस कर्व्स आ गए। ये आ गया आपका आईसी आईसी वन, ये आ गया आपके पास आईसी टू। बेटा लॉजिकली अगर दो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स हैं तो इन दोनों के यूटिल्स भी डिफरेंट होने चाहिए, दोनों के यूटिल्स भी डिफरेंट होने चाहिए। मैं कहता हूं कि आईसी टू पे मुझे 60 यूटिल्स मिल रहे हैं और आईसी वन पे मुझे 70 यूटिल्स मिल रहे हैं, सही है, क्योंकि दोनों इंडिफरेंस कर्व अलग है ना, दोनों के जो यूटिल्स हैं सेपरेट होने चाहिए। अब इधर आओ भाई, एक पॉइंट मेरे पास पॉइंट ए आ रहा है, एक पॉइंट मेरे पास पॉइंट बी आ रहा है, और बेटा एक पॉइंट मेरे पास पॉइंट सी आ रहा है। अगर मैं एक जनरल अजम्पशन देखूं, बेटा पॉइंट ए कहाँ पे लाई करता है? पॉइंट ए लाई करता है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जहां पर इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो मिले हुए हैं। तो पॉइंट ए आपका लाई कर रहा है जहां पर इंडिफरेंस कर्व मिले हुए हैं, तो बेटा यानी कि ए जो है वो 70 में भी है और ए जो है वो 60 में भी है, क्योंकि देखो ना ए दोनों लाइंस के ऊपर है, तो ए जो है वो 70 भी ले रहा है और 60 भी ले रहा है।
यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरा ए किसके बराबर है, बी के बराबर भी है, मेरा ए सी के बराबर भी है, बट बी और सी ये दोनों कंप्लीटली सेपरेट ग्राफ्स के ऊपर है, ये दोनों कंप्लीटली सेपरेट ग्राफ्स के ऊपर है। तो बेटा क्या बी और सी बराबर होगा? नो, बी इज नॉट इक्वल टू सी, क्योंकि बेटा बी पे 60 यूटिल्स मिलते हैं और सी पे 70 यूटिल्स मिलते हैं। अब यहाँ पे जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ, इंडिफरेंट स्क्वायर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट वन अनदर, क्योंकि वरना ये थ्योरी गलत हो जाएगी। आगे सुनो, फिगर 7.5 क्या कहती है? Point A and B represent two combination which must give an individual equal satisfaction since they are on the same indifference curve। कहता है कि A और B यानी कि ये दोनों ये सेम सेटिस्फैक्शन लेवल पे आती हैं जो कि 60 है और इस पे बराबर होनी चाहिए। सही है। सिमिलरली पॉइंट ए एंड सी रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन दैट गिव द सेम सेटिस्फैक्शन। इसी तरह पॉइंट ए और सी का भी सेम सीन चल रहा है। If combination A and B and A and C give the same level of satisfaction, then logically combination B and C must also give the same satisfaction। कहता है कि यार अगर कॉम्बिनेशन A और B सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं और कॉम्बिनेशन ए और सी ये भी सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं, तो लॉजिकली इन दोनों को भी सेम देनी चाहिए, बट ये सेम नहीं दे रहे क्योंकि ये दोनों का इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल ही अलग है। However, this is not possible as inspection of the diagram shows that point C gives the individual more of both goods and must therefore give greater satisfaction। बेटा पॉइंट सी आगे है तो पॉइंट सी आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, पॉइंट सी आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है, therefore give greater satisfaction then combinational point B, hence indifference curves cannot intersect। hence indifference curve बिल्कुल भी intersect नहीं कर सकते। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई मसले वाली बात बेटा? समझ गए? चले बेटा शाबाश, इसको जल्दी से कॉपी करें।